सो हम लोगों ने देखा क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस। कि पहले हमने देखा क्या डेफिनेशन थी, क्या हमको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अब हम प्रोसेस देखेंगे कैसे वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो पाएगी और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल के आएगी। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला है स्ट्रैटेजिक चॉइस, है ना, कि क्या आपको कुछ स्ट्रैटेजिक चॉइसेस लेनी पड़ती हैं। वो अपन देखेंगे डिटेल में क्या क्या स्ट्रैटेजिक चॉइस आपको लेना होती है। देन कम्स गैदर इंफॉर्मेशन, फिर हम इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं क्योंकि पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना क्या इंफॉर्मेशन कहाँ पे कैसे कलेक्ट करनी है। उसके बाद हम उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे वहां जाके। फिर हम प्रोसेस करेंगे उस इंफॉर्मेशन को जिसको हमने कलेक्ट किया है कि भाई इससे क्या निकल के आ रहा है, हमें क्या समझ में आ रहा है, क्या जॉब्स हैं, क्या उनकी ड्यूटीज है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उससे क्या निकल के आएगा आपका जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। सो ये दो चीज आपकी निकल के आएंगी, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। और ये जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन से, उसका यूज होता है। कहाँ यूज होता है, अपन ने पहले भी बात की थी, आपकी प्लानिंग में, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में, आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल में, हायरिंग डिसीजन लेने में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की डिसीजंस लेने में, है ना। आपका जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है, टू आइडेंटिफाई दी वर्थ ऑफ अ पर्टिकुलर जॉब। वो जॉब इवैल्यूएशन में, कॉम्पनसेशन में, हेल्थ सेफ्टी में, एम्प्लॉय डिसिप्लिन, आपका करियर प्लानिंग, आपका वर्क शेड्यूल, सो इन सभी एरियाज में आपकी ये जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन की इंफॉर्मेशन यूज होती है। इन पॉइंट्स को अपन डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे, है ना। सो नाउ लेट्स कम बैक टू दी फर्स्ट स्टेप, दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। सो स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में हमें क्या चॉइसेस लेनी होती हैं, हमारे पास 5 चॉइसेस हमें लेनी होती हैं। द फर्स्ट इज द एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन जॉब एनालिसिस, कि हम किस एक्सटेंट तक एम्प्लॉय को जॉब एनालिसिस में इन्वॉल्व करेंगे। सेकेंड क्या है, द लेवल ऑफ डिटेल्स ऑफ द एनालिसिस, हमें किस लेवल की डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एनालिसिस करने के लिए, राइट। थर्ड क्या है, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस, कि हम कब और कितने फ्रीक्वेंटली एनालिसिस करेंगे जॉब का, राइट। फोर्थ पॉइंट क्या है, पास्ट ओरिएंटेड वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड, हमारी जॉब एनालिसिस की अप्रोच कैसी रहेगी, पास्ट ओरिएंटेड रहेगी, पास्ट परफॉर्मेंस बेस्ड, या फ्यूचर ओरिएंटेड रहेगी कि आगे चल के क्या रिक्वायरमेंट आ सकती है। फिफ्थ है हमारा सोर्सेज ऑफ जॉब डेटा, हम कहां कहां से अपने जॉब डेटा को कलेक्ट करेंगे। तो ये कुछ 5 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस हैं जो कि एक एनालिस्ट को लेना पड़ती है या ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं। अब इन्हीं को हम डिटेल में एक एक करके समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, एक्सटेंट ऑफ एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन जॉब एनालिसिस। अब हमारा जो एम्प्लॉय है जो एक पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहा है और हमें उसी जॉब का एनालिसिस करना है, तो उस जॉब पे जो वो एम्प्लॉय काम कर रहा है उसे हम अपने जॉब एनालिसिस प्रोसेस में किस एक्सटेंट तक इन्वॉल्व करें। तो इसके भी कुछ अपने चैलेंजेस होते हैं। अगर हमने उसको बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं किया तो क्या होगा, हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी जॉब एनालिसिस की या उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की। और हो सकता है बहुत सस्पिशियस हो जाए, डाउटफुल हो जाए कि भाई कंपनी कहीं मुझे निकालने की फिराक में तो नहीं है, जो जॉब एनालिसिस हो रहा है मेरी जॉब के बारे में जान रहे हैं और मुझसे कोई पूछ भी नहीं रहा। तो इस टाइप की एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होने के चांसेस है जब आप एम्प्लॉय को बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं करते हो जॉब एनालिसिस प्रोसेस में। एक होता है कि आपने उसको बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर लिया जॉब एनालिसिस प्रोसेस में। तो जब आप वो फुल्ली इन्वॉल्व कर लिया, बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो उसके भी अपने कुछ डीमेरिट्स होते हैं। जैसे कि हो सकता है जो उसकी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह हैं जो हैं वो तो ठीक है, लेकिन उनको ही वो बहुत इन्फ्लेट करके बताए, बहुत बढ़ा चढ़ा के बताए, क्योंकि उसे ये लगता है कि भाई मेरा काम ऑर्गेनाइजेशन को इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। ये एक नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी होती है, लोग ऐसा सोचते हैं कि भाई मेरा काम बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑर्गेनाइजेशन को यही लगना चाहिए मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, है ना। तो उस चक्कर में जो वो काम कर रहा है, हर काम ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन जो वो काम कर रहा है उसी को वो बहुत बढ़ा चढ़ा के बताता है। लेकिन हमें अपनी जॉब एनालिसिस के लिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। तो इसलिए हम किस एक्सटेंट तक अपने एम्प्लॉय को इन्वॉल्व करेंगे वो हमें डिसाइड करना है ना। तो इन्वॉल्वमेंट हमेशा मॉडरेट हो तो ज्यादा अच्छा हो, राइट। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि ये स्ट्रैटेजिक चॉइस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी भी जॉब एनालिस्ट को लेना हो। हमारा सेकेंड पॉइंट क्या है, लेवल ऑफ डिटेल्स, है ना, कि द लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो वेरी करता है फ्रॉम डिटेल्ड एज इन टाइम एंड मोशन स्टडीज टू ब्रॉड एज इन एनालाइजिंग जॉब्स बेस्ड ऑन जनरल ड्यूटीज। सो द लेवल ऑफ एनालिसिस अफेक्ट द नेचर ऑफ द डेटा कलेक्टेड, हम किस लेवल का एनालिसिस चाहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना, कैसे और कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो भी पॉइंट आएगा हमारा। द लेवल ऑफ डिटेल्स रिक्वायर्ड इन जॉब एनालिसिस डिपेंड्स अपॉन द पर्पस फॉर विच जॉब रिलेटेड डिटेल्स आर बीइंग कलेक्टेड। हम किस पर्पस के लिए जॉब रिलेटेड डिटेल्स को कलेक्ट कर रहे हैं, वो चीज हमारी डिफाइन करेगी कि हमें किस लेवल की डिटेल्स रिक्वायर्ड होंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर प्राइमरी पर्पस क्या है एनालाइजिंग जॉब एनालिसिस का, मान लो कि आपको एक इंटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कराना है ना, तो उसके लिए आप इनपुट ले रहे हो, ठीक है, और एन इनपुट फॉर असेसिंग कि भाई हाउ मच द जॉब इज, जॉब का वर्थ कितना है ना। तो जब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जॉब का वर्थ कितना है, उसको हम जॉब इवैल्यूएशन भी कहते हैं, तो उसमें जो लेवल ऑफ डिटेल्स हमें रिक्वायर्ड होंगी वो बहुत डिटेल्ड हमें नॉलेज चाहिए होगी, है ना, बहुत डिटेल में हमें चाहिए होगा उस जॉब के बारे में, ठीक है। जबकि if the job analysis is only being done to add clarification to the rules and responsibilities of job holder, तो हमको एक लेस डिटेल्ड जॉब एनालिसिस रिक्वायर्ड होगा, है ना, जहां पे हम बहुत वर्थ जानने की बात कर रहे हैं उस जॉब के बारे में, हम बहुत एक्सटेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो हमें बहुत ज्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें एक दो जो उसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसमें कुछ डाउट है, उसको बस हम क्लैरिफाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो हमको शायद उतना ज्यादा डिटेल में रिक्वायर्ड नहीं होगी, है ना, थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन या थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन से हमारा काम चल जाएगा, राइट। तो हमारा पर्पस क्या है वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, अगर वो क्लियर होगा तो उससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमको ज्यादा डिटेल में चाहिए आपको इंफॉर्मेशन या कम डिटेल में चाहिए, राइट। ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, व्हेन एंड हाउ, राइट, कि टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एनालिसिस क्या रहेगा, है ना, ये भी एक स्ट्रैटेजिक चॉइस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लेना पड़ती है। जैसे कैसे डिसाइड करेंगे हम टाइम एंड फ्रीक्वेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो नई नई एस्टैब्लिश हुई है ना, तो क्या करेंगे, जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई क्या जॉब होंगी, क्या रोल्स होंगे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, राइट, तो हम करेंगे, है ना। उसके बाद फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, नेक्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, अ न्यू जॉब इज क्रिएटेड इन एन एस्टैब्लिश्ड कंपनी, एक एस्टैब्लिश कंपनी में कोई नई जॉब आई है तो हम जॉब एनालिसिस करेंगे, है ना। जैसे डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, है ना, आईटी वालों का रिक्वायरमेंट एकदम से बढ़ गया किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक नई जॉब क्रिएट हो गई है डिपेंडिंग अपॉन दी चेंजिंग एनवायरमेंट इन दी मार्केट, तो क्या होगा, उसके लिए आप फिर जॉब एनालिसिस कंडक्ट करोगे, है ना। फिर थर्ड क्या हो सकता है, अ जॉब इज चेंज्ड सिग्निफिकेंटली ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी मेथड्स प्रोसीजर्स और सिस्टम्स, की कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गई, तो उसके लिए भी जो नई नई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी या नए लोग या नई स्किल सेट जो रिक्वायर्ड होगा काम करने के लिए, उसके लिए भी हम जॉब एनालिसिस कर सकते हैं, और वो टाइमिंग भी उसी हिसाब से डिसाइड हो जाएगा। फिर फोर्थ क्या हो सकता है, द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉन्टेम्पलेटिंग अ न्यू रिम्यूनरेशन प्लान, ऑर्गेनाइजेशन एक नया रिम्यूनरेशन प्लान लाने के बारे में सोच रही है, तो ऑब्वियसली उनको जॉब एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई क्या जॉब्स की वर्थ है ना, एक दूसरे से उनका कंपैरिजन, एंड देन अकॉर्डिंगली दे डिसाइड कि भाई किस जॉब के लिए क्या रिम्यूनरेशन प्लान हमें सजेस्ट करना है या देना है, राइट। और फिफ्थ क्या हो सकता है, द एम्प्लॉइज और मैनेजर फील दैट देयर एग्जिस्ट सर्टन इन इक्विटीज बिटवीन जॉब डिमांड्स एंड द रिम्यूनरेशन इट कैरीज। कई बार होता है एम्प्लॉइज और मैनेजर्स को लगता है कि जो काम वो कर रहे हैं, जो जॉब उनकी डिमांड करती है, वो और जो रिम्यूनरेशन उसके बदले उनको मिल रहा है, उसमें पैरिटी या इक्विटी नहीं है ना। हो सकता है उन्हें लगे कि हम बहुत काम करते हैं लेकिन हमें बहुत कम रिम्यूनरेशन मिलता है ना, तो उस केस में भी वो शिकायत कर सकते हैं या अपनी कंसर्न्स को रेज कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती हैं, जॉब एनालिसिस कंडक्ट करती हैं, जानने की कोशिश करती हैं कि एग्जैक्टली वो लोग क्या काम कर रहे हैं, उन्हें क्या रिम्यूनरेशन मिल रहा है और वो कितना रिम्यूनरेशन पाने के हकदार है ना। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जो कि डिसाइड करती हैं कि हम कब और कितनी बार अपनी जॉब एनालिसिस प्रोसेस को करेंगे या किसी भी जॉब का एनालिसिस करेंगे, राइट। ये था हमारा थर्ड। फोर्थ पॉइंट है हमारा पास्ट ओरिएंटेड वर्सेस फ्यूचर ओरिएंटेड। अब हमारी अप्रोच कैसी है, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज चेंजिंग रैपिडली ड्यू टू फास्ट ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल चेंज, अ मोर फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच इज रिक्वायर्ड फॉर जॉब एनालिसिस, राइट। जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जॉब एनालिसिस के, वो क्या डिस्क्राइब करते हैं कि हाउ द जॉब हैज बीन डन इन द पास्ट, एग्जैक्टली ये जॉब कैसे होती है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स है वो यही बताते हैं
ठीक है, लेकिन मॉडर्न मेथड्स में हमको जानने की जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि आज टाइम्स आर चेंजिंग, ऑर्गेनाइजेशंस, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट। तो उसको पेस अप रखने के लिए हमें सोचना होगा कि फ्यूचर में हमें इस जॉब पे क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले थे पर्सनल कंप्यूटर्स, है ना, दे स्टार्टेड रिप्लेसिंग द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। ठीक है, फिर ये जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे, डेस्कटॉप पीसीज होते थे पहले, दे दे बिगैन टू रिप्लेस the in fact laptops जो थे, they began to replace these personal computers। तो ऐसे ऐसे करके टेक्नोलॉजी, फिर क्या हुआ, लैपटॉप से अब तो पाम टॉप्स आ गए, है ना, आपके पास मोबाइल फोन्स में आजकल तो इतने हाईटेक मोबाइल फोन्स आने लगे कि सारा काम आप चाहो तो मोबाइल फोन्स में भी कर सकते हो, कुछ ऐसे मोबाइल फोन्स है। तो क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग वेरी फास्ट, राइट। उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना होता है कि भाई फ्यूचर में हमें इस जॉब के लिए क्या चीज की रिक्वायरमेंट होगी, उसको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी जॉब एनालिसिस प्रोसेस को कंडक्ट करना चाहिए, राइट। सो ये था हमारा फोर्थ पॉइंट। नाउ विल कम टू आवर फिफ्थ पॉइंट, दैट इज सोर्सेज ऑफ जॉब डेटा। Although the most direct source of information about a job is the job holder, मेन हमारा डायरेक्ट सोर्स कौन है, जॉब होल्डर, जो उस जॉब पे काम कर रहा है ना। लेकिन उसके अलावा भी कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जहां से हम जॉब रिलेटेड डेटा निकाल सकते हैं, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। अब उसमें क्या आते हैं, कुछ नॉन ह्यूमन सोर्सेज आते हैं और कुछ ह्यूमन सोर्सेज आते हैं, है ना। तो ये नॉन ह्यूमन सोर्सेज क्या होते हैं, आपकी एग्जिस्टिंग जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन को देखना। जो आपके पास करंट जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन जॉब से रिलेटेड है अवेलेबल, उसको देखना, उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इस जॉब पे क्या ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या क्या टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं एक एम्प्लॉय को, राइट। नेक्स्ट है नॉन ह्यूमन सोर्स में इक्विपमेंट मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अगर कोई इक्विपमेंट आप ऑपरेट करते हैं तो उसका जो मेंटेनेंस रिकॉर्ड है, या कोई कोई ऐसी मशीनरी जिस पे आप काम करते हैं, तो उसके मेंटेनेंस रिकॉर्ड को भी आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि आपने कैसे उस पर्टिकुलर इक्विपमेंट को मेंटेन किया है, या क्या क्या चीजें लगती हैं, या क्या क्या उससे रिलेटेड आपको काम करना। देन कम्स इक्विपमेंट डिजाइन ब्लूप्रिंट। हाँ, आपका इक्विपमेंट का डिजाइन ब्लूप्रिंट भी देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं समझने के लिए, जस्ट टू गेट दी एंटायर पिक्चर क्लियर। नेक्स्ट है आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट ऑफ वर्क एरिया, है ना, आपके वर्क एरिया का भी ब्लूप्रिंट लेते हैं, भाई आपका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या है, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, क्या क्या काम करना पड़ता है। सो वो आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट से क्लियर हो जाता है। देन कम्स फिल्म्स ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग, है ना, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग होती रहती है, कैमरास लगे रहते हैं, तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग से भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो ऑब्जर्वेशन के थ्रू कि वो एम्प्लॉय पूरे दिन में क्या क्या टास्क और ड्यूटीज, क्या रोल परफॉर्म करता है। देन कम्स योर ट्रेनिंग मैनुअल एंड अदर जॉब ट्रेनिंग मटेरियल, है ना, जो उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स हैं, जॉब रिलेटेड मटेरियल है ना, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हो क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा, है ना, क्या काम करना पड़ता होगा, काम करने में उसको किन किन चीजों की जरूरत होती होगी। ठीक है, देन कम्स योर पॉपुलर लिटरेचर सच एज मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स, उससे भी आप एक अंदाजा लगा सकते हो उसी जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो उसमें। तो ये कुछ हमारे नॉन ह्यूमन सोर्सेज थे जहां से हम अपना जॉब रिलेटेड डेटा को या जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे ह्यूमन सोर्सेज। अब ह्यूमन सोर्सेज में क्या आएंगे, पहला तो एक हमारा जो जॉब होल्डर है वो, फिर जॉब एनालिस्ट जिसका एक्सपर्टीज है इस प्रोसेस को कंडक्ट करने में, वो हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में हेल्प कर सकता है ना। देन कम्स योर सुपरवाइजर्स, जो आप जो काम करते हो, आप जिनको रिपोर्ट करते हो, आपके जो आपसे ऊपर जो काम कर रहे हैं सुपरवाइजर्स, उनसे भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो, क्योंकि उन्हें पता होता है आप पूरे दिन में कहाँ कहाँ गए, आपने क्या क्या काम किया, बिकॉज समवेयर यू आर रिपोर्टिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन, है ना, मे बी डेली और वट एवर द प्रोसीजर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज, है ना। तो सुपरवाइजर से भी हम इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। फिर कुछ जॉब एक्सपर्ट्स भी होते हैं जिन्हें सब पता होता है कि किन जॉब्स में क्या क्या काम होता है, उनसे भी हम इंफॉर्मेशन, जॉब रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये आया हमारा स्ट्रैटेजिक चॉइसेस में। 5 जो पॉइंट्स थे ये थे हमारे स्ट्रैटेजिक चॉइस के, कि हमें क्या स्ट्रैटेजिक चॉइसेस लेनी पड़ती हैं बिफोर गेटिंग डीपर इनटू द प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा जो हमने देखा था वो पूरे अपने फ्लो चार्ट में, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। अब हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे। दिस स्टेप इन्वॉल्व्स डिसीजंस ऑन 3 इश्यूज, है ना। क्या 3 इश्यूज के पे डिसीजन इन्वॉल्व करता है। फर्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज टू बी कलेक्टेड। सेकंड इज व्हाट मेथड्स आर टू बी एम्प्लॉयड फॉर डेटा कलेक्शन। और थर्ड क्या है, हु शुड कलेक्ट द डेटा, कौन डेटा कलेक्ट करेगा। ठीक है,
सो ये जो 3 पॉइंट्स हैं इन्हीं को हम अब समझेंगे कि डिटेल में क्या-क्या चीज़ रिक्वायर्ड होती है। सो जो पहला पॉइंट था हमारा, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़ टू बी कलेक्टेड? इट स्टेट्स के जितनी भी डिटेल्स हैं अबाउट अ जॉब दैट वो सारी हमको कलेक्ट करनी है ना? सो द टाइप ऑफ डेटा हाउएवर डिपेंड्स ऑन द एंड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन कि वो इंफॉर्मेशन को हम एंड में कहाँ यूज करेंगे, एंड ऑल्सो ऑन द टाइम एंड बजट कॉन्स्टेंट्स कि हमारे पास कितना समय है और कितना बजट है, उसी के बेसिस पे हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाएंगे। तो जो हमारा पहला पॉइंट था, व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज टू बी कलेक्टेड, तो उसमें हम हमको इस पॉइंट का ध्यान रखना है कि हम उस इंफॉर्मेशन को एंड में कहाँ यूज करेंगे, इसी चीज से डिसाइड होगा कि हमें किस टाइप का डेटा रिक्वायर्ड होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा, व्हाट मेथड्स आर टू बी एम्प्लॉयड फॉर डेटा कलेक्शन? क्या मेथड्स हम यूज करेंगे डेटा कलेक्शन के? इसमें हम जो मेथड्स यूज करते हैं वो है ऑब्जर्वेशन। हम ऑब्जर्व करके डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं कि भाई कोई एम्प्लॉय है वो अपनी जॉब पे काम कर रहा है, तो उसे काम करते हुए हम देख रहे हैं, दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि पूरे दिन में क्या क्या काम करता है या पूरे महीने में वो क्या क्या काम करता है। तो ये हो गया आपका ऑब्जर्वेशन मेथड, उससे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो। सेकंड है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू ले सकते हो उस एम्प्लॉय का, उसके सुपरवाइजर का, जिनका भी आप लेना चाहो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए आप इंटरव्यू ले सकते हो। फिर आप एक क्वेश्चनेयर बना के, वो सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं जिसे आप फिलअप करा सकते हो, जो जो उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड व्यक्ति है। फिर आता है चेकलिस्ट मेथड, यस और नो रहता है उस चेकलिस्ट में, उस टाइप उसमें भी स्टेटमेंट्स रहते हैं, उसके बेसिस पे भी आप जॉब डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। फिर होती है कुछ टेक्निकल कॉन्फ्रेंसेस, है ना, उनके थ्रू भी आप जॉब रिलेटेड डेटा कलेक्ट कर सकते हो। फिर आता है डायरी मेथड, है ना, कि वो जो एम्प्लॉय काम कर रहा है वो अपनी, उसे बोला जाता है एक डायरी मेंटेन करो, उसमें आप डेली लिखो कि भाई आपने क्या काम किया आज। तो वो भी, उससे भी उसके जॉब रिलेटेड एक्टिविटीज, टास्क, ड्यूटीज हमें इजीली मिल जाती है। ये जो मेथड्स है डेटा कलेक्शन के, मैंने अभी आपको शॉर्ट में समझाया, इन सभी को हम डिटेल में वन बाय वन करके आगे पढ़ेंगे। लेकिन ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद द जॉब निकाल सकते हैं, राइट? देन विद रिगार्ड टू द पर्सन एम्प्लॉयड टू कलेक्ट जॉब डेटा, जो हमारा है कि हु शुड कलेक्ट द डेटा, जो हमारा थर्ड पॉइंट था, कौन डेटा कलेक्ट करेगा? तो किस पर्सन को हम एम्प्लॉय कर सकते हैं? एक ट्रेन जॉब एनालिस्ट, या फिर कोई आपका सुपरवाइजर जो आपको सुपरवाइज कर रहा हो। थर्ड है जॉब इनकम्बेंट। इन जॉब इनकम्बेंट यानी जो एम्प्लॉय उस पर्टिकुलर जॉब पे काम कर रहे हैं। तो ये 3 लोग हैं जिनसे हम जॉब रिलेटेड डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, राइट? इन्हीं इन्हीं चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। फिर आता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, है ना, हमारा हो गया गैदरिंग ऑफ डेटा, हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, किससे कौन कलेक्ट करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा, वो सब चीजें हमने देख ली। अब आएगा उस जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग करना। Once the job information has been collected, it needs to be processed so that it would be useful in various functions of the HR. Specifically, job related data would be useful to prepare job description and job specification, जो कि हमने अपने पहले भी बात की थी कि जो डेटा हम कलेक्ट करेंगे वो हमें मदद करेगा हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को बनाने में।